जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का अपना लक्ष्य चैनल में स्वागत है। मित्रों, हम लोग अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं साइकोलॉजी के। अब चलेंगे 5वें लेक्चर पे। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें लेक्चर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और संपूर्ण साइकोलॉजी को समाप्त कर रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं। जो 5वां लेक्चर है वह है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। तो देखिए मित्र, वंशानुक्रम तथा वातावरण को देख लेते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो वंशानुक्रम क्या होता है ये समझते हैं। तो वंशानुक्रम क्या है, देखो इसको अगर संधि विच्छेद करें तो ये लिखा हुआ है वंशानुक्रम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वंश और अनुक्रम, अर्थात वंश का जो अनुक्रम होता है। जैसे क्या होता है, जैसे आपके जो पहले पिताजी हैं, पिताजी के भी पिताजी हैं, तो जो उनके पिताजी हैं उन्हें हम बाबा के नाम से जानते हैं या फिर उन्हें दादा कहते हैं, ठीक है। तो उनके जो पुत्र हुए वो हमारे पिताजी हुए, और फिर उनके जो पुत्र हुए वो हम हैं, ठीक है। तो वो कौन है, हम हैं। तो ये क्या है, एक वंशानुक्रम तो है, एक वंश का क्या क्रम ही तो है। तो इसे क्या कहेंगे, वंशानुक्रम कहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण में अगर पूछता है महत्वपूर्ण कौन है, तो यह उसके परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर वंशानुक्रम अर्थात अनुवांशिकी के गुण प्रभावी हैं तो वंशानुक्रम हो जाएगा, और यदि अनुवांशिकी के लक्षण या गुण ना हुए तो वातावरण प्रभावी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि वंशानुक्रम जो है महत्वपूर्ण है या वातावरण। देखो, अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो आप ये जरूर बताइएगा कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की जो अभिक्रिया होती है, इन दोनों की जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया, तो इन दोनों की अभिक्रिया जो होगी, इन दोनों की जो अभिक्रिया होती है उससे बालक के उसमें प्रभाव पड़ता है। तो इतना ये समझना है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण किसी भी बालक के लिए इन दोनों की अभिक्रिया होती, ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसा कि माता पिता जो पढ़े लिखे हैं उनके संतान में भी वह गुणवत्ता आ गई तो वह वंशानुक्रम हो जाएगा। जैसे कि किसी माता पिता जो पढ़े हैं, अब जैसे आपने टीचर हैं और आपके सबसे अच्छे, आप जो है मैथ की टीचर हैं, ठीक है, किसके, मैथ की। तो आपका अगर बालक जो है मैथ बहुत अच्छे से सीख पाता है तो कहीं ना कहीं किसका अभिप्राय होगा, वह वंशानुक्रम को हो जाएगा, ठीक है। और यदि संतान चोर है, उचक्का हो जाती है, तो वह वातावरण प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक संतान है आपकी, आपने पुत्र को जन्म दिया या पुत्री को, कोई भी, आप यदि अच्छे टीचर हैं, अगर वह बच्चा जो है टीचर की अभिक्रिया को धारण कर लेता है तो वो हम कह देंगे कि ये जो है उसका अनुवांशिक लक्षण है। कौन सा लक्षण है, अनुवांशिक, अर्थात वह वंशानुक्रम से यह सीखा है। और यदि वह समाज में रहकर समाज के मित्र जो हैं, बुरे मित्रों की संगत कर वह चोरी करने लग जाता है, अपराध करने लग जाता है, तो उस पर हम कह देंगे कि उसका जो है वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, किसका, वातावरण का। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन इसलिए करते हैं कि हमारे सामने ऐसे बच्चे भी आ जाएंगे वंशानुक्रम या वातावरण से जो प्रभावित होंगे और उन्हें चाहकर भी हम सुधार नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हम उनके माता पिता के बारे में समझेंगे। अगर उसका वंशानुक्रम या अनुवांशिक अच्छा है तो बच्चे का वातावरण प्रभावित होगा, उनको दुरुस्त करना होगा जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। हमारे आसपास पड़ोस के ऐसे कारक जिनसे हम प्रभावित होते हैं वे कारक वातावरण कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद वातावरण क्या है ये समझ लेते हैं। वातावरण जैसे भौतिक स्वरूप क्या है, अगर गर्म जलवायु या ठंडी जलवायु है तो ये क्या है,
ये भौतिक स्वरूप है। कहीं किसी जगह पर जो है जलवायु कैसी पाई जाती है, गर्म, और किसी जगह पर ठंडी। तो ये कैसा होता है, जो ये भौतिक हो गया। अगर सामाजिक की बात करें तो समाज की सभ्यता, आपके समाज में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत नशे का सेवन करते हैं, ठीक है, तो आपका बालक अगर उन व्यक्तियों की समाज में रहेगा तो वो भी नशा करना सीख जाएगा। सभ्यता हो गई, संस्कृति हो गई, ठीक है, जैसे संस्कृत आप समझते होंगे, मानसिकता है, ये भी समझ लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद देख लेते हैं पेज नंबर, अब उसी के आगे देखते हैं। अब जो है हमारे अनुवांशिकी लक्षणों का अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। हमने आपको बताया ना कि जो हमारे बाबा जी में था वो हमारे पिताजी में आ गया, पिताजी के जो लक्षण थे हमारे में आ गए, तो यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही वंशानुक्रम हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम। और वातावरण क्या होगा, वातावरण आपको हमने बता दिया है कि वातावरण दो प्रकार से होता है। एक वातावरण दो प्रकार से कौन कौन सा होता है, एक तो भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में क्या क्या है, जैसे भौतिक स्वरूप में आप जानते हैं कि जैसे वहाँ की जलवायु हो गई, ठीक है, जलवायु जैसे हमारे मतलब कहीं की जलवायु गर्म है, कहीं ठंडी है, जम्मू कश्मीर जैसे रहेंगे वहाँ ठंडी है, तो ये एक जलवायु का असर हो गया। और दूसरा क्या होता है, एक भौतिक हो गया, दूसरा हो गया सामाजिक। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा कौन सा हो गया, सामाजिक। अब सामाजिक में कैसे, समाज में जो आपकी सभ्यता होगी, संस्कृति होगी, कला होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखते होंगे कि कोई भी चीज़ समझ लीजिएगा कि जिस घर में अगर उसके पिताजी जिसका व्यापार करते हैं, बालक भी वही व्यापारी मतलब व्यापार वो करना बचपन से ही सीख जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें अब देखो ये वंशन जो है, वंश का जो किसी भी चीज़ का है, इसको देखो हम ये समझते हैं, ये आप समझते होंगे कि मादा का अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु दोनों में ये अगर देखें तो 22 जोड़े मादे के और 22 जोड़े पुरुष के, ये दोनों जब अब क्रिया करते हैं तो इसमें से कोई भी गुण मतलब कोई भी आगे का वो आप पीढ़ी नहीं बता सकते कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा होता है, वो क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। लिंग का निर्धारण अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा जोड़ा करता है, तो 23वां। 22 जोड़े जो होते हैं दोनों में समान होते हैं, 22 जोड़े कोई भी लिंग का निर्धारण नहीं करता। जो 23वां होता है यह जोड़ा क्या होता है, लिंग का निर्धारण करता है। तो अगर आपसे पूछता है कि मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23, और पुरुष के गुणसूत्र ये टोटल 46 गुणसूत्र मिलकर एक जो है लिंग का निर्धारण करते हैं, संयुक्त कोष बनाते हैं, ठीक है। तो 46 गुणसूत्र के साथ संयुक्त कोष या भ्रूण का फिर विकास होता है। इसके बाद अगला है 46 गुणसूत्रों के साथ ही जीन ये समझिएगा, जीन लगे होते हैं जो पैतृक लक्षणों का वहन करते हैं और अगली पीढ़ी को देते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद अब देखो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की अगर संख्या देखें तो दोनों में कितने हो गए, 23 और 23 कितने हो जाएंगे, 46। कितने हो जाएंगे, 46, 46। एक जीन पर कुल 40 से लेकर 100 लक्षण होते हैं, और इसी तरह जब एक गुणसूत्र पर इतने तो 46 गुणसूत्रों पर न जाने कितने हजार लक्षण हमारे अंदर होते हैं। तो जो है लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होते हैं उनका जो मेन कारण क्या है, यही है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या करते हैं, गुणसूत्र जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं उनके जो लक्षण होते हैं, जैसे हमारे अंदर पढ़ाने का लक्षण है, ठीक है। तो यही जो हमारे जीन होते हैं वो आगे जाके ट्रांसफ़र करते हैं। 23 गुणसूत्रों में 22 गुण दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो है 6 क्रोमोसोम बोलते हैं। 23वें जोड़े को क्या बोलते हैं, 6 क्रोमोसोम बोलते हैं, 6 क्रोमोसोम, ठीक है। 23वें जोड़े को क्या कहते हैं, 6 क्रोमोसोम बोलते हैं, जो लिंग का
निर्धारण करता है लड़का होगी या लड़का। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए लिंग का निर्धारण करता है। अब लिंग का निर्धारण करता है लड़का होगा या लड़की। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे देखते हैं। जो 22 जोड़े होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो 22 जोड़ों को कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। ये याद रखना, ऑटोसोम्स किसको कहते हैं, 22वें जोड़े को कहते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है, 23वें जोड़ों को क्या कहते हैं, 23वें जोड़ों को कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स 23वें जोड़ों को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, एक्स जो है समान आकृति समान गुणधर्म के होते हैं। अब देखो, अगर एक्स एक्स है तो वह क्या होगी, महिला होगी। अगर एक्स वाई हो गया, एक्स और वाई, तो वह क्या होगा, पुरुष होगा। ठीक है, ये लिंग का निर्धारण। अगर एग्जाम में पूछता है तो कि बताइए कि जो एक्स एक्स है वह लड़का हो गया लड़की, तो आप उसमें क्या कहेंगे, एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, तो वह क्या होगा, लड़की होगी। और एक्स वाई है, एक्स वाई, तो वह कौन होगा, लड़का होगा। ठीक, चलो इसके बाद अब देखो y क्या है, y आकृति में परिवर्तित होते हैं। जो एक्स वाई, देखो हमने बताया ना अभी कि एक्स एक्स किस में हो गए, मादा में, और एक्स वाई नर में। तो एक्स जो है आकृति में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। अनुवांशिक गुणों की जो संवहक इकाई होती है वह जीन होता है। इस प्रकार नई पीढ़ी का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों की जो है, कुछ वैज्ञानिक हैं, उनकी परिभाषाएं पूछ लेता है। जैसे वुडवर्थ के अनुसार क्या था, तो पौधे का वंशानुक्रम बीज में निहित होता है तथा पोषण का उत्तरदायित्व तो उसके वातावरण पर होता है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है, वुडवर्थ के द्वारा कही गई क्या बात है कि जो पौधा होता है, एक मान के चलिए जो ये हम लोग जो मतलब कोई भी है, तो उसका जो बीज है, ठीक है, बीज क्या है, एक वंशानुक्रम है जो अनुवांशिक लक्षणों को लेकर आता है। और पोषण, उसको पोषण जब वह बच्चा जन्म ले लेता है तो उसका उत्तरदायित्व तो कौन, उसको कैसे, उसको वैसा जैसा वातावरण होगा वैसे उसको पोषण के तरीके क्या हो जाएगा, उसको गुण मिल जाएंगे और वैसे ही वो कार्य कर लेने लगेगा। आप समझ लीजिए जैसे कि बचपन में अगर कोई भी बालक है उसे आप जो सिखाएंगे वह सीखेगा। तो वातावरण जो जैसा सिखाता है वो वैसा सीखता है। इसके बाद फिर कहते हैं जेम्स ड्रेवर। अब जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों का हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको सभी को याद करना है। चलो इसके बाद क्या है, डगलस और हॉलैंड के अनुसार। अब देखो डगलस महोदय और हॉलैंड महोदय ये क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं, देखो क्या क्या, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिन्हें वह माता पिता से प्राप्त करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलो इसके बाद ये तो परिभाषा रही। अब देखो वंशानुक्रम के सिद्धांत देखते हैं। वंशानुक्रम क्या सिद्धांत है, इसे आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा, इसे क्या कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट डालिएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो पहला क्या है, इनको इम्पोर्टेंट हम डाल लेते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत को। पहला है बीज कोष के निरंतरता का सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये दिया था बीजमैन ने। किसने दिया था, बीजमैन ने। तो अधिकतर एग्जाम में यही पूछ लेता है कि जो बीज कोष के निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीजमैन ने दिया था। समानता का जो है सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था सोरेनसन ने। किसने दिया था, सोरेनसन ने। ठीक, इतनी बात समझ आई। इसके बाद विभिन्नता का सिद्धांत किसने दिया था, विभिन्नता का सिद्धांत दिया था डार्विन एवं लैमार्क ने। डार्विन और लैमार्क ने किसका सिद्धांत दिया, विभिन्नता का सिद्धांत दिया। इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया, प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है इसे जागृत गुण के नाम से जानते हैं। देखो इसको किस नाम से जानते हैं, जागृत गुण।
आगे चल के इन सभी जो ये हैं इनकी जो है एक एक पढ़ेंगे। बीजकोश के निरंतरता के सिद्धांत, इनके अनुसार क्या है, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, अर्जित गुणों का सिद्धांत, या इसे ही विकासवाद कहते हैं। किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। और इसके बाद मेंडल का नियम, जो वर्णसंकर है, अब क्रिया दूसरे से कराते हैं, वह क्या है, ये भी मेंडल का नियम है। ठीक है, चलो इसके बाद अब इनके बारे में कुछ देखेंगे। ये आ गया। चलिए अब समझते हैं बीजकोश का नियम। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से समझिएगा। पहला है बीजकोश का नियम। देखो अब बीजकोश का नियम किसने दिया था? अभी हमने बताया था, किसने दिया था? बीजमैन ने। बीजकोश का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने दिया। अब इनका कहना है कि प्रकृति से हमें जेनेटिक का मतलब वंशानुक्रम, ठीक है, कोड मिलता है। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो है प्रकृति से हमें जो है वंशानुक्रम का कोई ना कोई कोड मिलता है, ठीक है, जो निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होता रहता है। अब देखो क्या है, जैसे आपके माता या पिता हैं, उनकी शक्ल क्या होगी? आपकी जैसी हो, मतलब देखे होंगे जैसे माता पिता होंगे वैसे उनकी संतान में भी देखना होगा, कहीं ना कहीं चेहरा मिल रहा होता है हल्का फुल्का। तो ये क्या है, एक तरह से एक बीजमैन कह रहे हैं ये एक वंशानुक्रम कोड है जो निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अब अगला है जो अनुवांशिकी कोड होता है उसको हम वहन करते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। वहन का अर्थ समझिएगा। वहन का मतलब होता है जैसे कि देखो ये पिताजी हैं, उनके ये पुत्र, ये पिताजी हैं, उनके ये पुत्र हुए, ठीक है, तो पुत्र क्या करेगा? वो भी शादी करेगा, तो फिर वो भी अपनी ही तरह का एक संतान जन्म देने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वहन करने की एक क्षमता होती है। ये कह सकते हैं जैसे सर्प है, तो जो है जैसे सर्प है तो वह क्या होगा? सर्प को ही जन्म दे सकता है। वह सर्प कुत्ता नहीं जन्म दे सकता, ठीक है, कुत्ता को जन्म नहीं दे सकता। कुत्ता है तो कुत्ते को ही जन्म देंगे। ठीक है, कुल मिला के जो जिस प्रकार है वो उसी प्रकार की भांति जन्म देने की क्षमता या गुण रखता है। इसके बाद अगला है दूसरा क्या? समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था सोरेनसन ने। ठीक है, किसने दिया था? सोरेनसन ने। अब सोरेनसन का कहना है कि जो हमारे लक्षण हैं सेम उसी तरह लक्षण हम अगली पीढ़ी में देते रहते हैं। अगर हम काले हैं तो अगली पीढ़ी हमारी काली होगी, बुद्धिमान है तो अगली पीढ़ी बुद्धिमान होंगी। जैसा हमारा रंग होगा, रूप होगा, आकार होगा, उसी तरह हम अगली पीढ़ी को देते हैं। यही क्या कहलाता है? समानता का नियम कहलाता है। बीजकोश का नियम आप समझ गए, ठीक है, कि जैसे हम समझ गए होंगे कि ठीक है। इसके बाद समानता क्या है? जैसे हम समान होंगे, समानता आप समझ रहे होंगे, जिस प्रकार के हम होंगे उसी तरह की हमारी पीढ़ी होगी, तो एक समान होगा। इसके बाद क्या होगा? डार्विन और लैमार्क ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, इनका कहना है कि जो अनुप्रयोगी अंग हैं, अर्थात जो अंगों का हम उपयोग नहीं करते, वह धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी लोप होते जाते हैं। अर्थात जो उपयोगी लक्षण हैं उनको ही हम अगली पीढ़ी में भेजते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे चूहा है, ठीक है, चूहा है। अब चूहा की जो पूँछ है, पूँछ का अगर वह उपयोग नहीं करेगा तो नेक्स्ट जनरेशन जो है चूहे की जो आएगी तो वो बिना पूँछ वाली आएगी। ये डार्विन का कहना है, भाई हमारा कहना नहीं है। किसका कहना है? डार्विन और लैमार्क कहना है। ठीक है, अब जैसे मनुष्य में क्या था? मनुष्य में सबसे पीछे देखेंगे तो कहते हैं पूँछ लगी जो होती थी। क्या लगी होती थी? पूँछ है। तो और वह क्या निरंतर पूँछ का प्रयोग नहीं करता गया, तो वह आज जो है क्या हो चुकी है? पूँछ विलुप्त हो चुकी है। तो इसी तरह अब अगला क्या है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। चौथा में दिया गया है प्रत्यागमन का सिद्धांत। अब इसमें क्या दिया गया? वो जो हमारे 40 से 100 के बीच लक्षण, अब हमने गुणसूत्रों को बताया था, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? जब एक जीन में कितने होते हैं? 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100। और 23 नर 23 मादा, कितने हो गए? 46 गुणसूत्र। कितने हो गए? 46 गुणसूत्र। तो क्या है, जो हमारे 40 से 100 के बीच जो लक्षण जागृत अवस्था में होते हैं उन्हें हम अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं।
और जो सुषुप्त अवस्था में होते हैं उन्हें हम अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया, प्रत्यागमन का सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसके बाद पांचवा है अर्जित गुणों का सिद्धांत। अब देखो अर्जित गुणों का सिद्धांत क्या है। लैमार्क ने कहा है कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें परिस्थितियों के कारण हमें अर्जित करने पड़ते हैं, संघर्षों के कारण हम अर्जित करते हैं। इस सिद्धांत को विकासवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अर्जित गुणों के सिद्धांत को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है विकासवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लैमार्क ने जिराफ को उदाहरण देकर समझाया है। अब देखो जिराफ ने क्या समझाया है कि चलो देख लेते हैं। ये तो जिराफ का आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन भी किया होगा, लेकिन फिर भी हम अच्छे से हम भी समझा दे रहे हैं कि मेंडल ने जिराफ को उदाहरण देकर समझाया। अब देखो जिराफ क्या था, पहले जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, छोटी होती थी तो वो नीचे जो क्या होते थे पत्तियाँ वगैरह होती तो उनको खाता था। ठीक है, अब इसके बाद जब समस्त जो है नीचे की जो पत्तियाँ ख़त्म हो गई तो वो क्या हुआ, ये जैसे पेड़ है, पेड़ में पत्तियाँ हैं, तो ये पत्तियाँ हैं, अब ये पत्तियों को जो खाता है तो जैसे ही नीचे की पत्तियाँ समाप्त होती चली गई, तो वैसे पत्तियाँ समाप्त होने के बाद क्या हुआ, वैसे ही गर्दन ऊपर करता गया, तो वैसे ही उसकी गर्दन क्या होती है, लंबी होती चली गई, और वैसे ही गर्दन क्या होती गई, उसकी लंबी होती चली गई। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, मेंडल ने समझाया जो वह संकर प्रजातियाँ होती हैं वो हमेशा सामान्य होने की तैयारी करती हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। इसके बाद मटर के पौधे के बाद प्रयोग करने के बाद